गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 की स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये जो हम टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर यूपीएससी हो या पीसीएस हो। ठीक है, सभी एग्जाम में जो है ये आपके काम आएगी, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना खरीद रही है जोरावर टैंक। क्या है? भारतीय सेना के द्वारा जो है अभी जोरावर टैंक को जो है वो खरीदा जा रहा है। अब ये जोरावर टैंक क्या है और आखिर में भारतीय सेना इसको क्यों खरीद रही है, खरीदने के पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, सेना जो है भविष्य की जंग के लिए अपने जो बख्तर बंद है उन वाहनों के आधुनिकीकरण के लेकर नए हथियारों के रूप में झुंड ड्रोन के साथ साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी शामिल कर रही है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना जो है वो भविष्य में अपने जंग के लिए जो है इन चीजों के यानी कि आधुनिकरणों को जो है विकसित कर रही है, जमा कर रही है, तैयार कर रही है, जिसमें काउंटर ड्रोन से सिस्टम को भी शामिल कर रही है। ठीक है, देखिए होता क्या है, एलएसी की अगर बात करेंगे, एलएसी जो है यानी कि चीन के साथ जो हमारा सैन्य गतिरोध और भविष्य के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने ये कदम उठाया है। अभी उन्होंने जोरावट टैंक जो है उन्हें खरीदने जा रही है। अब बात आती है कि ये क्या है इसके बारे में। तो देखिए इस ये जो है ना, ये लाइट वेट टैंक जोरावर किसी भी सैन्य जो होता है ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। ठीक है ना, साथ में हल्के होने के कारण इन्हें कठिन भौगोलिक इलाकों में कम समय में ले जाया जा सकता है। मतलब एक तो ये हल्के होते हैं और इन्हें कहीं पर भी जल्दी से ले जाया जा सकता है। खास बात इनकी यही है कि जोरावर लाइट टैंक जो होता है वो बावजूद मतलब होने के बावजूद दुश्मनों पर निशाना साधने में लगभग भारी टैंकों की क्षमता के जो है समान होगा, ये इसमें बताया जा रहा है। क्लियर है? चीन ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में इस आधुनिक हथियारों को शामिल कर रखा है। इसे लाइट टैंक भी जो है, इसमें लाइट टैंक भी शामिल है। ऐसे में जोरावर टैंक बेहद कारगर होगा। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद अगले महीने जोरावर के लिए जो है की आवश्यकता को मंजूरी देगी। वैसे रक्षा मंत्रालय ने जो है पहले ही इसकी मंजूरी दी जा चुकी है इनके द्वारा। अब सेना ने क्या करा है, जोरावर टैंकों की डिजाइन तैयार कर लिया है और इसके खरीद के लिए सरकार की ओर से हरी झंडी भी मिल गई है। इन टैंकों की बात करेंगे तो इन टैंकों की खरीद प्रक्रिया करीबन 2020 के मेक इन इंडिया श्रेणी के आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के ध्यान में रखते हुए की जाएगी, है ना। वहीं इस टैंक को बनाने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग से संपर्क कर रही सेना की ओर से डिजाइन टैंक बनाने को कहा गया है। साथ में ये टैंक जो है वो भारतीय सेना की जरूरतों पर भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप तो होगा ही, और अत्याधुनिक जो है टेक्नोलॉजी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन बचाव प्रणाली और खतरे को भांपने के प्रति जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें लेस होगी। यानी कि कुल मिला के ये है कि ये जो टैंक है काफी पावरफुल है। चीन के पास भी ये काफी बड़ी संख्या में, तो हमें भी अपने पास ये रखने ही पड़ेंगे। तो ये सब चीजें, तो इसीलिए जो है भारतीय सेना के द्वारा इसको खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, जिसको बच्चा करने की प्रक्रिया कहा जाता है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे तो 2021 में इस देश की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल प्रजनन दर का जो है कम हो जाएगी और वर्ष 1970 से जो है ये दर में गिरावट आ रही है। इस समय प्रजनन दर की बात करेंगे तो 4.53 थी। वर्ष 2000 के बाद इसमें तेजी से गिरावट देखी गई है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जस्टिन यूयू ललित बने देश के 49वें सीजीआई। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है जस्टिस यूयू ललित। याद रखिएगा, जस्टिस यूयू ललित, ये 49वें सीजीआई अभी बने हैं भारत के। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी, उन्होंने इन्हें सीजीआई पद की शपथ दिलाई। जस्टिस यूयू ललित को 74 दिन का कार्यकाल शुरू हो जाएगा और यूयू ललित का कार्यकाल 74 दिन यानी कि 8 नवंबर 2022 तक होगा, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 49वें जस्टिस कौन बने हैं? यूयू ललित। बेंगलुरु में होगा भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस। ये क्या है? देखिए बेंगलुरु के अंदर अभी बताया जा रहा है कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस होने वाला है। अब ये क्या है मामला, चले जाए।
पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया है कि 1000 वर्ग फुट की इमारत की स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे अंतिम लागत में 25% की कमी आएगी और 3D प्रिंटिंग तकनीक से बना डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह ही काम करेगा। ये इसमें बताया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में बाढ़ से एक दशक में सबसे भयानक आपदा में 33 मिलियन लोग मारे गए। क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान में की बाढ़ ने एक दशक में सबसे भीषण आपदा आई है, जिसमें 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। अब पाकिस्तान सरकार ने देश में बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक 343 बच्चे समेत 937 लोगों की मौत और कम से कम 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करीबन 937 लोग और 343 बच्चों समेत करीबन ये बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के अनुसार सिंध प्रांत में 14 जून से अब तक 306 लोग मारे जा चुके हैं। ये भी इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के बारे में याद रखें। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है। तो ये क्या है मामला, चलिए जानते हैं। देखिए, भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को कोई नई तकनीक जो है मिलेगी, साथ ही रोजगार के 150-200 करोड़ तक नए अवसर भी जो है हो सकते हैं, सर्जित होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मालूम हो कि भारत ने 2070 तक की नेट जीरो यानी कि प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। मतलब भारत ये चाह रहा है कि प्रदूषण जो है वो इनके भारत के अंदर जो है शून्य हो जाए। मगर भारत में ये कहा जा रहा है कि अगर अपने वर्तमान इरादे के तहत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करता है, तो इसकी अर्थव्यवस्था में 2036 तक बताया जा रहा है कि सकल खरीद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित आधारभूत वृद्धि से 4.7% तक बढ़ा जा सकता है। कुल $371 बिलियन होगा। ठीक है, और 2047 तक रोजगार के 1.5 करोड़ नए अवसर पैदा हो सकेंगे। सरकार को 2047 तक सारे उपाय करने लेने होंगे, ये भी इसमें बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, करीम बेंजेमा और एल्किसिया पुटेल्स को यूएफए पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इन दोनों को जो है अभी यूरोपीय फुटबॉल महासंघ की तरफ से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। इस तरह से इन पुरस्कारों में स्पेनिश क्लबों का दबदबा रहा, कहा बताया जा रहा है। बेंजामा पुरुष वर्ग का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार थे और उन्होंने चैंपियनशिप लीग में 15 गोल किए और रियल मैड्रिड को जो है रिकॉर्ड 14वां यूरोपियन किताब दिलाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो आप इन्हें इमेज में दोनों को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के आनंद ताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिए। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो मेहरौली वाली जगह है, मेहरौली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास से ये आनंद ताल, और इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के प्रमुख अनंत विजय ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली वासियों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने मोदी सरकार का भी धन्यवाद अभी दिया था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फीफा ने भारत फुटबॉल महासंघ से हटाया प्रतिबंध। अब प्रतिबंध लगाया क्यों था और हटाया क्यों है? देखिए, विश्व फुटबॉल संचालन संस्थान फीफा जो है उसके द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया था प्रतिबंध, जिसको अभी हटा दिया गया है। फीफा ने इसकी घोषणा कर दी है कि वो हटा देगा और 25 अगस्त को जो ये एएफआई यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसको निलंबित को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। क्यों लगाया गया था बात करें तो फीफा ने 16 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण ही AIFF को निलंबित कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया था। भारतीय फुटबॉल महासंघ को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबित झेलना पड़ा था। फीफा के इस फैसले से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी की अधिकारी भारत से छीन ली गई थी, लेकिन अब वापस कर दी गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने जीता है लुसाने डायमंड लीग का खिताब। तो ये क्या है? देखिए, नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अभी हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जो होता है उसे 2022 को जीत लिया है।
अब भारतीय मतलब ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने इसको जीता है। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ ही इस डायमंड लीग को जीत लिया, पहले ही थ्रो में। नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था और अंजू बॉबी जॉर्जन के बाद वह ऐसे करने वाले केवल दूसरे एथलीट बने हैं। फाइनल में बात करेंगे तो नीरज ने 88.13 मीटर तक का भाला फेंका था और रजत पदक अपने नाम किया था। ठीक है, काफी पॉपुलर है एथलेट में। अगर बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा का नाम हर किसी को मोस्टली याद ही है, काफी पॉपुलर जो है एथलीट है। ठीक है, और अभी इन्होंने ये एक और कारनामा जो है करके दिखा दिया। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप इन्हें अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आंसर आपको मिल ही जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।